हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा है, अगर कोई दो मीडियम किसी प्लेन सरफेस से सेपरेट हो तो उस केस में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे, अगर कोई दो ट्रांसपेरेंट मीडियम किसी स्फेरिकल सरफेस से अगर सेपरेट हो तो उस केस में हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज पता करेंगे, इमेज के पोजीशन को पता करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो मान लेते हैं एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो मान लेते हैं इस साइड का जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इस साइड का जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यह पोल कहलाएगा। तो हम पोल से होते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। सो पोल और सेंटर से कर्वेचर से पास होता हुआ लाइन, इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस और यह पॉइंट कहलाएगा पोल। तो इस केस में क्या आता है, सबऑर्डिनेट एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इस पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा OP। तो हमें इस केस में इसका जो इमेज बनेगा इस साइड पे ये मुझे निकालना है, मतलब इमेज किस पोजीशन में बनेगा। हो सकता है ये इस साइड बन जाए या फिर इस साइड बन जाए। तो हमें बेसिकली जैसा हम लोगों ने मिरर के केस में देखा था, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिलेशन को देखा था, उसी तरह से हम लोग इस वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच रिलेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे जो यह एक कर्वेचर है जो कि एक सर्कुलर कर्वेचर है, इसका हम रेडियस R मान रहे हैं यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो हम जानते हैं इमेज के पोजीशन को पता करने के लिए मुझे दो इंसिडेंट रे चाहिए होता है। तो मैं एक इंसिडेंट रे को इसको जूम कर रहा हूँ और दूसरा इंसिडेंट रे इस पोल से होता हुआ यहाँ से पास कर रहा है। तो हमारे पास दो इंसिडेंट रे आ गया। अब ये जो दो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मिलेगा वह इमेज का पोजीशन हो जाएगा। तो जानते हैं अगर मैं सेंटर से इस वाले पॉइंट को मीट करूं तो इस वाले पॉइंट पे सबऑर्डिनेट ये पॉइंट Q है, तो ये जो लाइन होगा CQ इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल होगा। तो हम जानते हैं जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है इंसिडेंट एंगल। सपोज जो N2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये N1 से ज्यादा है। अगर N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से ज्यादा है तो इस केस में जो इंसिडेंट रे है यह नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो इंसिडेंट रे है कुछ यहाँ से होते हुए जाएगी। तो हमारे पास इमेज का पोजीशन पता करने के लिए बेसिकली इमेज क्या होता है, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारे पास एक लाइन आ गया और दूसरा लाइन इस पोल से पास कर रहा है। तो जो पोल से पास करेगा यह डायरेक्टली बिना डेविएट किए हुए इस वाले सरफेस से चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रे है और यह इसका पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे है। तो यह पॉइंट इमेज का पॉइंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस वाले पॉइंट को हम लोग I से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम Q से जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट है R। हम जब इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग मानते हैं
कि जो ये अपर्चर है ये काफी स्मॉल है। अगर ये अपर्चर काफी स्मॉल होगा तो क्या होगा, जो भी ये रे जाएगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी काफी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। अगर हम इस अपर्चर को काफी स्मॉल मानते हैं तो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा काफी स्मॉल होगा। और दूसरा होगा कि जो जो पॉइंट पी है, पॉइंट आर है, अगर ये काफी क्लोज होगा तो ये पॉइंट पी और आर काफी क्लोज होगा। तो हम यहाँ पे पी और आर को सेम पॉइंट पे मान सकते हैं। इट मीन्स हम आर को पी के जगह पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन को देखें तो यहाँ पे ट्राइंगल ओ क्यू सी, ट्राइंगल ओ क्यू सी में देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। इट मीन्स आई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अगेन इस वाले ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे ये अगर इंसिडेंट एंगल है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा आर प्लस गामा। तो इस तरह से हमारे पास दो रिलेशन आ गया, आई इजकल टू अल्फा प्लस बीटा और बीटा इजकल टू आर प्लस गामा। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे आर को ले सकते हैं बीटा माइनस गामा। अगर हम इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। और हम जानते हैं जो ये एंगल है, क्योंकि मैंने अपर्चर काफी क्लोज लिया है तो इस केस में क्या होगा, आई और आर काफी स्मॉल होगा। अगर आई एंड आर काफी स्मॉल है तो उस केस में क्या है, हम साइन आई को आई के बराबर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं टेन आई के बराबर। उसी तरह से हम साइन आर को लिख सकते हैं आर के बराबर या फिर टेन आर के बराबर। तो बेसिकली जो मैंने ये अप्रोक्सीमेशन लिया है इसे हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो साइन आई को हम आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं आई अपॉन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। आई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, इसे मान लो इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। अगर आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस गामा। तो यहाँ पे अगर इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N2 गामा इक्वल टू N2 माइनस N1 बीटा। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो जो अल्फा है और गामा है और बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा, क्योंकि यह जो स्फेरिकल सरफेस है इसका अपर्चर काफी स्मॉल है तो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा काफी स्मॉल होगा। तो हम लोग जो अल्फा को हम लिख सकते हैं 10 अल्फा के बराबर, बीटा को लिख सकते हैं 10 बीटा के बराबर और गामा को लिख सकते हैं हम लोग 10 गामा के बराबर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं N1 10 अल्फा प्लस N2 10 गामा इक्वल टू N2 माइनस N1 10 बीटा। तो यहाँ पे 10 अल्फा हो जाएगा ओ क्यू आर अपॉन ओ आर। तो यहाँ पे N1 इंटू क्यू आर अपॉन ओ आर प्लस N2 इंटू
क्यू आर अपॉन आर आई, ये हो जाएगा N2 माइनस N1 और 10 मीटर हो जाएगा क्यू आर अपॉन आर सी। तो यहाँ पे देखो जो P और R है काफी क्लोज है, तो हम लोग यहाँ पे ओ पी को ओ आर के बराबर लिख सकते हैं। इट मीन्स ओ आर को हम लिख सकते हैं ओपी, इसको लिख सकते हैं ओपी प्लस N2 इंटू क्यू आर, और आर आई को लिख सकते हैं हम लोग पी आई, N2 माइनस N1 क्यू आर अपॉन, और आर सी को लिख सकते हैं हम लोग पी सी। तो यहाँ पे देखें जो यहाँ पे ओपी हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, पी आई हो गया इमेज डिस्टेंस, और पी सी हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस ये जो रिलेशन था हम लोगों ने इस वाले केस के लिए डिराइव किया है। अब क्या है, हमें अगर हम यहाँ पे विथ साइन अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक जनरल रिलेशन आ जाएगा, और उसे हम आगे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्यू आर सारे में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू मानते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू प्लस N2, पी आई है इमेज डिस्टेंस तो ये हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू N2 माइनस N1, पी सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये हो जाएगा प्लस आर। तो यहाँ से जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा ये हो जाएगा N2 बाय भी माइनस N1 बाय यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। तो इस तरह से जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा ये हो जाएगा N2 अपॉन बी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। तो ये जो रिलेशन है मैंने इस तरह के सरफेस के लिए निकाला है। अगर यह सरफेस इस तरह से होता है तो उस वाले केस में भी ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यह एक जनरल फॉर्मूला है और ये किसी भी कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि इस वाले मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसके इमेज का पोजीशन निकालना है। सो आप देखो यहाँ पे मुझे सब पता है, यहाँ पे यू पता है, आर दिया हुआ है, N1 N2 सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका जो फाइनल इमेज का पोजीशन होगा ये हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है N2 अपॉन बी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। तो यहाँ पे N2 क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स v है, इमेज डिस्टेंस N1 है, जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस r रेडियस ऑफ कर्वेचर, और N2 और N1 ये हम लोगों ने भी देखा है। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू पुट कर दें तो N2 का वैल्यू दिया है 1.5 अपॉन v इक्वल टू N1 दिया है 1 अपॉन u का वैल्यू दिया है -30, क्योंकि जो इंसिडेंट रे इस साइड है और ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के उल्टा साइड में पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे। N2 का वैल्यू है 1.5 माइनस 1 और r है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल के राइट साइड में है जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम रेडियस को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.5 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 30। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 60।
तो यहाँ से जब v का वैल्यू आ जाएगा 60 इंटू 1.5 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगा यहाँ से राइट डायरेक्शन में 90 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो जो इमेज होगा इस पोल से 90 सेंटीमीटर पे इस वाले पॉइंट पे बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें स्फेरिकल सरफेस इस डायरेक्शन में है और यह प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है पोल से, और इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। N1 का वैल्यू दिया है 1 और N2 का दिया है 2। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है यह एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और मुझे बताना है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पे v का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है यह एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे u हो जाएगा +60, r हो जाएगा क्योंकि रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन इस डायरेक्शन में है, जबकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस साइन के साथ होगा, तो हो जाएगा -20। तो हम जो फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u का वैल्यू दिया है +60 इक्वल टू 2 - 1 अपॉन -20। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/60 -1/20, 61 - 3 इक्वल टू -2/60। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो फाइनल v का पोजीशन आ जाएगा ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो इमेज बनेगा मतलब यहाँ से पोल से इस साइड में 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा।